हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 थॉमस जे मिसेली की बुक से, जो है हमारा एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ टॉट लॉ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपको समझना होगा ये टॉट लॉ होता क्या है। टॉट लॉ कुछ भी नहीं होता, एक तरीके का कोई भी सिविल लॉ है। जैसे दो तरीके की चीज आपकी पेनल्टी लग सकती है, एक तो क्रिमिनल पेनल्टी कि आप जेल वगैरह चले जाओगे, और एक होती है सिविल पेनल्टी जो होती है सिविल लाइबिलिटी या सिविल पेनल्टी, मतलब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जैसे 10,000 का, 5,000 का। तो टॉट लॉ भी वही है। इस वाले चैप्टर के अंदर में ना हम लोग को सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसको हम मॉडल ऑफ प्रिकॉशन भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको मॉडल ऑफ प्रिकॉशन भी आ सकता है या फिर एन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एक्सीडेंट्स भी आ सकता है। तो आपको दोनों का इंटरचेंजेबल मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, हम लोग का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस चैप्टर में ये पता लगाना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में ये पता लगाना है इस टॉपिक के अंदर में कि क्या लीगल रूल्स होने चाहिए फॉर असाइनिंग लायबिलिटी, जिससे हमारी कॉस्ट जो है सबसे कम हो जाए। तो देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि हमारे क्या लीगल रूल्स होने चाहिए फॉर असाइनिंग लायबिलिटी, जिसके कारण से मेरा क्या हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। मैं इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगी, तो मैं बहुत अच्छे से ही पढ़ाऊँगी, बट मैं हर चीज़ को स्पून फीड नहीं करना चाहूँगी आप लोगों को इसमें। आई वॉन्ट कि ये चैप्टर हम लोग अच्छे से कम टाइम में कवर कर लें। तो इसी के अंदर में एक मॉडल ऑफ प्रिकॉशन के अंदर में, जो आपका मॉडल ऑफ प्रिकॉशन है उसके अंदर में हम लोगों को दो मॉडल्स पढ़ने हैं। ये दोनों अलग मॉडल्स हैं। पहला है हमारा यूनिलैटरल केयर मॉडल, इनका थॉट प्रोसेस सेम है एकदम, वो आप समझ जाओगे। पहला है यूनिलेटरल केयर मॉडल एंड दूसरा है बायलेटरल केयर मॉडल। अब देखो, हम क्या बोल रहे हैं, हम एक मॉडल ऑफ प्रिकॉशन बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि भैया प्रिकॉशन लेने के लिए, जैसे कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, नहीं हाँ, आप मान लो आप एक स्कूटर चला रहे हो, स्कूटर चलाओगे, प्रिकॉशन क्या हुआ स्कूटर चलाने का कि आपने हेलमेट पहना। तो हेलमेट पहना, उसकी खर्चा आएगा। हेलमेट कौन खरीदा? तो वही विक्टिम ने हेलमेट खरीदा है, या फिर इंजरर ने कुछ पेमेंट दी है विक्टिम को। तो वही यूनिलेटरल केयर मॉडल में क्या होता है, केयर मतलब, केयर का मतलब प्रिकॉशन एक इंसान लेता है। हमारी पार्टी इस वाले एक्सीडेंट्स में देखो, दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक इंजरर होगा और एक विक्टिम होगा, राइट। अगर कोई भी एक्सीडेंट का केस होगा, इनमें ये दो लोग तो होंगे ही होंगे। तो यूनिलैटरल केयर मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे इंजरर इन्वेस्ट करता है कॉस्टली प्रिकॉशन के अंदर में कि वो इंजरी ना कर दे। एंड बायलेटरल केयर मॉडल में क्या होता है कि दोनों के दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं प्रिकॉशन में। यहाँ पे इंजरर पर सारी लाइबिलिटी आ जाएगी। कोई एक्सीडेंट हुआ, जिसने एक्सीडेंट करा उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, तो उसको इन्वेस्ट करना होगा इन कॉस्टली प्रिकॉशन। एंड मेरा बायलेटरल केयर मॉडल में क्या आता है, बोथ इंजरर एंड विक्टिम इन्वेस्ट इन प्रिकॉशन। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि देखो कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो इंजरर को कोई डैमेज नहीं हुआ है। अज्यूम्स इंजरर सफर्स नो डैमेज। तो देखो, लॉ एंड इकोनॉमिक्स में ना हम लोग एक सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटकम देखना चाहते हैं, राइट। जो एक्चुअल लीगल रूल्स होते हैं ऑब्वियसली ये मैच नहीं करेंगे। जो आप देखोगे हमारे लीगल रूल्स होंगे वो आपके सोशल ऑप्टिमल आउटकम से मैच नहीं करेंगे। बट हमारा देखो, मेन मकसद ये लॉ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने का ये है कि हम लोग एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटकम आ जाए, हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लें, ऑप्टिमैलिटी फाइंड आउट कर लें। तो देखो, हम लोग को अभी मोटा मोटी आपको इतना ध्यान रखना है
हम लोगों को दो मॉडल पढ़ने हैं, एक तो यूनिलैटरल केयर मॉडल एंड बायलैटरल केयर मॉडल अंडर अ मॉडल ऑफ प्रिकॉशन। सो मैं सबसे पहले अभी स्टार्ट करती हूँ मैं अपना यूनिलैटरल केयर मॉडल, बिकॉज देखो हम लोग ये मॉडल डेवलप करेंगे एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, फिर आपको समझ आएगा। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाना, द यूनिलैटरल केयर मॉडल। अभी यूनिलैटरल केयर मॉडल में क्या है, अब देखो पहले तो जो वेरिएबल्स हैं, जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको ठीक से समझना, याद बहुत रखना ज़रूरी है। लॉ एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स आपको बहुत ध्यान से पता होने चाहिए। फर्स्ट है एक्स, जो है मेरा डॉलर इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन बाय इंजरर, राइट। तो डॉलर इन्वेस्टेड, तो प्रिकॉशन क्या ले रहा है इंजरर, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या है। देखो एक तरीके से उसकी कॉस्ट ही तो है इंजरर के लिए, कि अगर कोई प्रिकॉशन लेगा, केयर लेगा इंजरर, तो उसके लिए तो कॉस्ट ही है। तो डॉलर इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन बाय इंजरर एक्स है। पी एक्स मेरी क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट है पी एक्स। पी नॉट यहाँ पे मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। डी एक्स मेरा है कितना डैमेज मेरे विक्टिम ने सफ़र करा है, डैमेज सफर्ड बाय द विक्टिम। अब ये ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब कि एक्स बढ़ाओगे तो पी एक्स कम होगा एंड डी एक्स कम होगा। मतलब एक्स बढ़ाने का मतलब क्या, अगर आप प्रिकॉशन ज़्यादा लोगे, इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन ज़्यादा लोगे, मतलब प्रिकॉशन ज़्यादा लोगे, तो पी एक्स कम हो जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाएगा एंड डी एक्स भी कम हो जाएगा, मतलब कि जो डैमेज विक्टिम सफ़र करेगा वो भी कम हो जाएगा। तो अब देखो इधर से आप एक चीज़ समझ सकते हो, मेरा एक्सपेक्टेड डैमेज कितना होगा। एक्सपेक्टेड डैमेज तो बड़ा इजी है, पी एक्स टाइम्स मेरा डी एक्स हो गया, राइट। अब हम लोगों का वही है जो हम लोग नॉर्मली लॉ एंड इकोनॉमिक्स में फाइंड आउट कर रहे हैं, सोशल ऑप्टिमम फाइंड आउट करना। सोशल ऑप्टिमम का मतलब है मेरे को क्या मिनिमाइज़ करना है। आप खुद देखो, मुझे मिनिमाइज़ करनी है मेरी कॉस्ट। मैंने अभी बोला मेरे को मिनिमाइज़ करनी है, ऊपर मैंने आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक ईजी प्रिंसिपल बताया था, मुझे मिनिमाइज़ करनी है टोटल कॉस्ट। तो पूरे इस चैप्टर में इस वाले रूल को, थंब रूल को अपने साथ दिमाग में रखना है कि मेरे को कॉस्ट मिनिमाइज रखनी है मॉडल ऑफ प्रिकॉशन। क्या आप इसमें से एक सेकेंड पॉज करो वीडियो और बता सकते हो कि कॉस्ट कौन कौन सी है। तो देखो इस वाले हमारे मॉडल के अंदर में दो तरीके की कॉस्ट है। फर्स्ट, एक तो इन्वेस्टमेंट वाली कॉस्ट है। देखो आप अगर इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन करोगे कोई भी तरीके का, तो ये एक तरीके से आपका इन कॉस्ट ही तो है, आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। तो एक तो एक्स हो गई, एंड दूसरा मेरा कौन सी कॉस्ट है कि एक्सपेक्टेड डैमेज की। अगर मान लो कि एक्सीडेंट हो गया तो उस वाले पार्ट को भी तो अकाउंट फॉर करके चलोगे ना। तो पी एक्स डी एक्स मेरा कॉस्ट एक्सपेक्टेड डैमेज। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन हो गया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड डैमेज हो गया। अब मुझे इस पूरी इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना है, मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है, राइट। तो ये मेरा सोशल ऑप्टिमम कहाँ आएगा, जब मैं अपनी दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लूँगी। तो एक बार इसको हम अब ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा, तो आपको मिनिमम भी समझ में आएगा। तो मान अब इसका हम लोग ने अज्यूम कर लेते कि हमारा मिनिमम निकल कर आ रहा है एक्स स्टार पर, मिनिमम निकल कर आ रहा है एक्स स्टार पर। अब इसको ग्राफिकली समझना मेरे साथ। देखो यहाँ पे हम लोग एक्स मतलब डॉलर इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट लेवल देखना चाह रहे हैं कि कितना हम लोग को इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन करना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रिकॉशन लेना चाहिए। यहाँ पे मेरा डॉलर हो गया। एक्सपेक्टेड डैमेज मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन इन एक्स है, तो इस तरीके से बनेगा पी एक्स डी एक्स। अभी हमने बोला कि पी एक्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स है, डी एक्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स है, तो पी एक्स टाइम्स डी एक्स वाला जो मेरा कॉस्ट वाला फंक्शन होगा वो भी तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना।
समझ गए बात कि ये वाला इसका ग्राफ इस तरीके से स्लोप डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बोला है कि x इज़ अ डिक्रीजिंग पी एक्स एंड डी एक्स इज़ द डिक्रीजिंग फंक्शन। x एक तो कॉस्ट मेरी ये हो गई, कौन सी है, एक्सपेक्टेड डैमेज की कॉस्ट। दूसरी मेरी कॉस्ट कौन सी है, मेरी x की कॉस्ट है। देखो x की कॉस्ट तो देखो यहाँ पे 1 हो सकती है, $1 हो सकती है, $2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हमारा। तो x तो फंक्शन लीनियर रहेगा इस तरीके से, x जो मेरा क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा टोटल कॉस्ट क्या है, x प्लस पी एक्स एंड डी एक्स। तो वो फंक्शन हमारा इस तरीके से बनेगा, वो फंक्शन मेरा इस तरीके से बनेगा, राइट। तो मेरा x प्लस पी एक्स एंड डी एक्स, या आप मैथमेटिकल चीज़ आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इन सब चीज़ों पे भी एक बार चेक कर सकते हो। इस तरीके से मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन बना, ये मेरा क्या है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन बनता है, ये मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन गया। अब मेरा इस वाले चार्ट में सबसे मिनिमाइज मैं कहाँ करूँगी, जहाँ पे ये मेरा टेंजेंशियली आएगा, मिनिमाइज करना है मुझे। तो एक तो इस लाइन के टेंजेंट मुझे करना पड़ेगा, एक मुझे इस फंक्शन के टेंजेंट में लेना पड़ेगा। जहाँ पर भी जो भी मेरा मिनिमम फंक्शन मेरे को यहाँ पे मिल जाता है, दैट इज एक्स स्टार, राइट। यहाँ पे तो एक कोई पॉइंट आएगा जो एकदम मिनिमाइज कर देगा इस चीज़ को, इस पूरे फंक्शन में। तो एक्स स्टार मैंने बोल दिया, ये है मेरा एक्स स्टार, मेरा क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ केयर। इतनी तो आपको लेनी पड़ेगी। एक्स स्टार अकर्स, अब मैं आपको ये इसका जो भी हमने ऊपर करा है मैं आपको एक बार वर्डिंग में भी लिखवा देती हूँ कि जब आप नोट्स रेफर करोगे अपने तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्टार हमारा कहाँ आता है, मतलब कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ केयर कहाँ पे आता है, जहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एक्स डी एक्स कर्व। देखो पी एक्स डी एक्स कर्व की तो स्लोप मेरी नेगेटिव है, ये मैंने अभी देखे ना, मेरी स्लोप नेगेटिव है। जहाँ पर ये दोनों स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी, इनके इंटरसेक्शन पे मुझे मिल जाएगा। अब स्लोप ऑफ एक्स कर्व, एक बात बताओ क्या बताता है, स्लोप किसी भी चीज़ का क्या बताता है, मार्जिनल चीज़ बताएगी स्लोप, ये तो हम लोग बेसिक में पढ़ के आ चुके हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ केयर, मतलब कॉस्ट ऑफ केयर जो है इक्वल होनी चाहिए मेरी मार्जिनल बेनिफिट ऑफ केयर। ये मैं थोड़ा समझाती हूँ। देखो एक्स मेरा क्या है, कॉस्ट है, तो स्लोप ऑफ एक्स कर्व क्या होता है, मेरा स्लोप क्या बताता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ केयर मुझे बताएगा। वैसे ही एक बात बताओ, मेरा पी एक्स डी एक्स क्या, एक तरीके से आप अगर प्रिकॉशन लेते हो तो आपका पी एक्स डी एक्स कम होगा, तो आपके लिए तो एक बेनिफिट ही हुआ ना, पी एक्स डी एक्स तो एक तरीके से आपने केयर करी, इस कारण से आपका बेनिफिट हुआ कि आपको ये डैमेज पे नहीं करना पड़ा। तो ये स्लोप, इसकी स्लोप क्या बताएगी, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ केयर, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ केयर बताएगी। तो जहाँ पे कॉस्ट इक्वल टू बेनिफिट हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट के बराबर हो जाएगा, वो मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है। ये बात ध्यान रखना, मैंने बोला है एक्स अकर करता है एट वेयर स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप। मैंने ये नहीं बोला इंटरसेक्शन ऑफ एक्स कर्व, मैंने ये लाइन नहीं बोली, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स कर्व एंड पी एक्स डी एक्स कर्व। इसका मतलब क्या है, मैंने ये नहीं बोला कि ये जब दोनों कर्व्स जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर आपका मिनिमम आएगा, मैंने ये बात नहीं बोली। ये ऐसा भी नहीं है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, जहाँ पे ये मिनिमाइज हो रहा है, ये मिनिमाइज यहाँ पे हो रहा है और इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर आया है, इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे। तो ये हो सकता है
कि ये दोनों एक पॉइंट पर भी मिनिमाइज हो रहे हों, पर ये नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्लोप को हम इक्वेट करते हैं, नॉट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को नहीं, इंटरसेक्शन का इक्वेट मतलब इंटरसेक्शन कोई भी, ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरसेक्शन वो चीज़ नहीं बताता है यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी आपको थोड़े तो मॉडल समझ में आया होगा कि हमारा एक्स क्या है, कि हमको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए केयर में, पी एक्स मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो गया, डी एक्स मेरा डैमेज हो गया। फिर मुझे मिनिमाइज़ क्या करनी है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन प्लस एक्सपेक्टेड डैमेज। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने देखा कि ये मिनिमाइज़ हो रही है एक्स स्टार पे। इसका हमने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करके पूरी अच्छे से समझाया है। नाउ ये तो हमने बोला, देखो हमने ऑप्टिमैलिटी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। हम हमेशा ये करेंगे, ऑप्टिमम देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक्चुअल देखेंगे, एंड उसके हिसाब से हम अब देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल को ऑप्टिमम के साथ पेनल्टी से, डैमेजेस से, किस तरीके से हम एक्चुअल एंड ऑप्टिमम को एक बराबर करा ले, इक्वेट करा ले। तो अब देखो एक्चुअल केयर कैसी होती है। इसमें हम लोगों का एक आता है लायबिलिटी रूल। ये आपका डिपेंड करेगा, मतलब एक्चुअल केयर चॉइस कि जो आपका इंजुरर है वो कैसी केयर चॉइस चूज़ करेगा, कैसी केयर चूज़ करेगा, प्रिकॉशन चूज़ करेगा, वो डिपेंड करता है हमारे लायबिलिटी रूल में। लायबिलिटी रूल मतलब कि अगर उसने इंजरी करी, उसने एक्सीडेंट करा, तो क्या उस पर लायबिलिटी लगेगी, नो लायबिलिटी। क्या उस पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ली जाएगी, स्ट्रिक्ट मतलब पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, लायबिलिटी ली जाएगी, या फिर उस पर नेग्लिजेंस रूल लगेगा। ये हम तीनों चीज़ें अभी देखेंगे। नो लायबिलिटी का तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंजरर को कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, कोई फाइन जुर्माना कुछ भी नहीं लगेगा, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, वो क्या केयर चॉइस, केयर का मतलब क्या हुआ, एक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट लेगा, जब उसका कोई डर ही नहीं है भाई, कोई फाइन ही नहीं लगेगा, कोई कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेना चाहेगा। यहाँ पे क्या है, उसके जो विक्टिम्स डैमेजेस है ना, विक्टिम्स डैमेजेस आर एक्सटर्नल टू इंजरर। यहाँ पे मिनिमम हमने तो यही बोला था, हमको तो मिनिमाइज करना है, इसका मिनिमाइज करना है कॉस्ट। मिनिमाइज कॉस्ट इसकी तभी होगी जब एक्स 0 हो जाएगा, तो मिनिमम एक्सपेंस करेगा जब वो प्रिकॉशन में। तो इस तरीके से इस वाले रूल में ये होता है। अब स्ट्रिक्ट पेनल्टी अगर लायबिलिटी अगर आप इसके ऊपर लगाओगे ना, तो यहाँ पे एक देखो, इस नो लायबिलिटी रूल के कारण मेरी एक एक्सटर्नैलिटी जनरेट हो गई। बट अब क्या होगा, जब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी ना, तो ये क्या कर लेगा, इस लायबिलिटी को इंटरनलाइज कर लेगा। तो जो थ्रेट ऑफ लायबिलिटी है ना, फोर्स करता है, फोर्सेस हिम टू इंटरनलाइज विक्टिम्स एक्सपेक्टेड डैमेज। जब वो ये विक्टिम के एक्सपेक्टेड डैमेज को भी इंटरनलाइज करेगा ना, तो ये इस तरीके से सोचेगा। अब वो सोचेगा मुझे मिनिमाइज करना है, सिर्फ एक्स नहीं मिनिमाइज करना, अब मुझे मिनिमाइज करना है एक्स प्लस पी एक्स एंड डी एक्स। तब ये एक सोशल ऑप्टिमम सोल्यूशन आएगा एक्स स्टार पर। फिर ये अपना प्रिकॉशन वाली केयर इन्वेस्टमेंट करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पर वो इसको पी एक्स डी एक्स का कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि इस पे ये तो 0 थे, तो ये तो सिर्फ सोचा था मैं मिनिमाइज़ करूँगा एक्स, और वो एक्स 0 पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ना ये चीज़ इंटरनलाइज करनी पड़ रही है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, मतलब कि इसके ऊपर पी एक्स डी एक्स का भी खर्चा आएगा। तो ये इस तरीके से सोच रहा है अभी, इसका माइंडसेट इस तरीके से कि मुझे पी एक्स डी एक्स प्लस एक्स मिनिमाइज़ करना है। तो इस तरीके से मेरा एक्स स्टार सोशल ऑप्टिमम पे लेवल अचीव हो जाता है, सोशल ऑप्टिमम लेवल मेरा अचीव हो जाता है। अब नेग्लिजेंस रूल में क्या होता है, अब थोड़ा सा समझना। उससे पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट करके मैं इसको पूरा रैप अप करूँगी यहाँ पर, राइट।
एंड इसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा ये लंबी ही जाएगी वीडियो, एंड बायलैटरल केयर मॉडल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अभी हमारा थोड़ा इसमें बचा है, तो ये वीडियो आई गेस लंबी होगी, बट अब नाउ वेट फॉर इट। अब एक बार यहाँ पे अभी ये मैं नेग्लिजेंस की भी बात करूँगी, एक बार ये इतनी दोनों आपने समझ लिया। अब एक बार हमने उतने आपने एक्स, पी एक्स, डी एक्स, ये सब मैं आपको देखो बारी बारी रिवाइज भी करा रही हूँ। ये सारे आपने ये वेरिएबल्स देखे थे, फिर आपने एक मिनिमाइज करने की एक सोशल ऑप्टिमम इक्वेशन देखी थी, एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स, जो हो रही थी मिनिमाइज एट एक्स स्टार। इसका आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखा था। अब देखो आप ना, अब एक मान लो लेट एक्स हैट बी योर ड्यू केयर स्टैंडर्ड। ड्यू केयर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्या होता है मतलब कि अगर आप स्टैंडर्ड से नीचे गिरोगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी लगा दी जाएगी। एक सिंपल सी बात है, हम लोग जाते हैं, हम बाहर रोड पे जाते हैं, हम लोग सारे एक्सीडेंट अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट हम बहुत सारे एक्सीडेंट्स एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर लेकर अवॉइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर का मतलब क्या है? ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना, हमारी जो व्हीकल है उसके हेडलाइट्स वगैरह प्रॉपर हों, राइट। ये हमारा, हम लोग, मैं बोल सकती हूँ कि एक स्टैंडर्ड लेवल है। मान लो अब आपका कोई गलती नहीं थी, आपकी ब्रेक फेल हो जाता है, किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, उसमें क्या होगा? उसकी कोई गलती ही नहीं थी, चलते चलते ब्रेक फेल हो गया और साइड में जाके उसको स्कूटी वाले को उसके ऊपर मतलब गाड़ी से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे स्कूटी वाले को थोड़ी चोट लगती है। तो यहाँ पे तो आपने देखो स्टैंडर्ड केयर सब ली थी, बट ये तो आपके हाथ में था ही नहीं। तो ड्यू केयर स्टैंडर्ड का थोड़ा इंट्यूटिव सेंस यही है कि हम एक एक्स हैट एक इतना बार, तो मतलब हम एक स्टैंडर्ड तो बनाएं कम से कम। तो इस नेग्लिजेंस रूल यही इधर में ही आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। उसमें क्या होता है देखो, इवेंट ऑफ एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होगा? इंजरर है मेरा, अगर उसने देखो एक्स, आपको याद रखना मैंने क्या बताया था कि ये केयर इन्वेस्टमेंट इन केयर है, इन्वेस्टमेंट इन प्रिकॉशन है। अगर वो ड्यू केयर लेवल मतलब जो स्टैंडर्ड सेट करा गया है हमारी अथॉरिटीज़ ने, उससे ऊपर ही इन्वेस्टमेंट लेता है, तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी लाइबिलिटी नहीं लगेगी, अवॉइड्स ऑल लाइबिलिटी। बट अगर वो सब स्टैंडर्ड केयर लेता है, मतलब केयर थी कि इतनी केयर तो लो, बट वो केयर लेता ही नहीं है, उस केस में क्या किया जाता है? इसके ऊपर फुल लाइबिलिटी लगा दी जाती है। यही आपका नेग्लिजेंस रूल होता है। नेग्लिजेंस मतलब कि आपको नेग्लिजेंट नहीं होना, आपको शाना रहना है कि एक्स हैड तक की तो केयर लेनी है। नेग्लिजेंट बंदा ये हो गया कि केयर ही नहीं ले रहा है। तो अब देखो ये आप एक्स हैट को डिफाइन कैसे कर सकते हो? एक तो देखो, ये क्वांटिफाइबल टर्म्स में इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट अभी देखो, एक तो मैं इसको दो तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसका इंट्यूटिव सेंस लेना, एक तो क्वालिटेटिव सेंस में आप एक्स हैट को सेट कर सकते हो, मतलब कि रीजनेबल स्टैंडर्ड क्या होता है, रीजनेबलनेस के बेसिस पे आप इसको सेट कर सकते हो एक्स हैट को। एंड दूसरा, हम लोग क्वांटिटेटिवली अगर मैं सेट करना चाहूँ एक्स हैट मतलब ड्यू के स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मैं इसमें हेल्प ले सकती हूँ मेरी इकोनॉमिक थ्योरी की। अभी ही पढ़ कर आए इकोनॉमिक थ्योरी की, जो बोलता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यू केयर को रखो एफिशिएंट लेवल ऑफ केयर के इक्वल। ड्यू केयर देखो, एक्स मेरा था जो मैं एक्चुअली ले रही हूँ, एक्चुअल केयर जो मैं ले रही हूँ, एक्स स्टार है मेरा एफिशिएंट लेवल ऑफ केयर, एंड एक्स हैट है मेरा ड्यू केयर लेवल। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्वांटिटेटिवली अगर मुझे एक्स हैट को डिफाइन करना है, मैं बोल इकोनॉमिक थ्योरी बोलते हैं बेस्ट है भाई, इसको एफिशिएंट लेवल के इक्वल रखो, राइट। तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब ये नेग्लिजेंस रूल आपका इस तरीके से फ्रेम होगा। नेग्लिजेंस रूल आपका इस तरीके से फ्रेम होता है। हाँ, इंजरर की प्रॉब्लम क्या होगी? अब इंजरर को नेग्लिजेंस रूल लागू है, मान लो इस एक कंट्री में नेग्लिजेंस रूल है फॉर ऑल एक्सीडेंट लागू है, कि अगर आपने ये नेग्लिजेंस रूल मेरा क्या है? ये रूल कि अगर आपने स्टैंडर्ड से ऊपर केयर लिया है तो आपको कोई लाइबिलिटी नहीं लगेगी, स्टैंडर्ड से नीचे लिया तो आपको लाइबिलिटी लगेगी। तो अब एक बात बताओ, इंजरर के लिए अब क्या प्रॉब्लम आ गई? उसको मतलब कौन से
कौन सी इक्वेशन को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा एक्स को अगर वो स्टैंडर्ड केयर लेता है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा केयर लेता है, अगर वो उसको पता है कि वो स्टैंडर्ड से कम केयर ले रहा है तो उसको फिर ये मिनिमाइज़ करना पड़ेगा एक्स पी एक्स एंड डी एक्स। यही तो हम ऊपर समझ के आए हैं। अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा केयर लेता है तो उसका सिर्फ उसके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी नहीं, तो उसको सिर्फ मिनिमाइज़ करना है एक्स। अगर वो स्टैंडर्ड से कम केयर लेता है तो अब उसको पता है कि देख भाई, एक तो एक्स केयर तो ले रहा हूँ, उसकी तो कॉस्ट लगी रही है, प्लस अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी आ सकती है, ये भी मिनिमाइज़ करना है। तो इसका ना थोड़ा ग्राफिकली देखना, ये थोड़ा मस्त डायग्राम आपको दिखेगा। मैंने अभी बोला ये मेरा ड्यू केयर लेवल है एक्स स्टार तक, एक्स स्टार तक मेरा ड्यू केयर लेवल है। मैंने अभी इसका ये मेरी देखो, ये मेरी टोटल, मैं आपको पूरे ऐसे तरीके से बना देती हूँ, इसका एक्स स्टार भी मत करो। देखो ये मेरी क्या थी, एक्स वाली लाइन थी, ये मेरी क्या है, टोटल कॉस्ट की लाइन है। ये मेरी टोटल कॉस्ट की लाइन है। टोटल कॉस्ट की लाइन है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये मेरी क्या है, अब ऊपर में बता के, ये मेरी एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स की लाइन है, और ये कौन सी मेरी लाइन है, एक्स की लाइन है। यहाँ से देखना, मुझे जब तक मैं, मेरा एफिशिएंट लेवल ये है, एक्स स्टार है, जब मैं केयर एक्स से नीचे ले रही हूँ, एक्स एफिशिएंट एक्स स्टार से नीचे ले रही हूँ, तो मेरे को ये मिनिमाइज़ करना है, इस पार्ट को मिनिमाइज़ करना है। यही तो मैं बोला, मिनिमाइज़ करना है एक्स पी एक्स डी एक्स। तो ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरीके, ओहो थोड़ा डॉटेड बना देती हूँ। तो मतलब कि मुझे और अगर मैं ड्यू केयर लेवल अबव एफिशिएंट लेवल ले रही हूँ, अबव एक्स स्टार ले रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ, तो मुझे मिनिमाइज़ करनी है ये एक्स वाली लाइन। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से मेरा कंस्ट्रेंट बनेगा। अगर मेरा एक्स लेस देन एक्स स्टार है तो मेरी कॉस्ट पड़ेगी एक्स प्लस पी एक्स एंड डी एक्स। बट अगर x मेरा ग्रेटर देन एक्स स्टार है तो मेरी कॉस्ट पड़ेगी x, जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रिकॉशन है। अभी देखो ये मेरे को एग्जैक्टली मेरा क्या पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरा कोइंसाइड करेगा। ये सेम इक्वेशन हम सोशल ऑप्टिमम में सॉल्व कर कर आए थे। ये इक्वेशन हम सोशल ऑप्टिमम में सॉल्व करके आए थे। क्या आ रहा था इसका एफिशिएंट सोल्यूशन, इसको मिनिमाइज करने का एफिशिएंट सोल्यूशन आ रहा था एक्स स्टार। अब एक बात बताओ, जब आप कितना, ये आपका सबसे मिनिमम आपका यहाँ पर इस वाले साइड में सबसे मिनिमम आपका एक्स स्टार लेना, उसके बाद आप एक्स भी लो, कितना भी लेना चाहो, आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो आप सबसे मिनिमम ही तो इधर आप अपनी कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करना चाहोगे, और सबसे मिनिमाइज कॉस्ट क्या आएगी इस वाले एरिया में, कॉस्ट आपकी अगर एक्स है और आपको मिनिमाइज़ करना है एक्स को, वो मिनिमाइज़ कहाँ होगा, इस एरिया में। आप ग्राफ से देख लो, वो आपका एक्स स्टार पे होगा। तो यहाँ पे हम दोनों से कंक्लूड कर पाएंगे कि आपका मिनिमम ड्यू के स्टैंडर्ड जो होता है एग्जैक्टली एक्स स्टार होगा। तो इस तरीके से आप इंट्यूटिवली ही इस यूनिलेटरल केयर मॉडल को समझ सकते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से, एक बार आप रीडिंग भी लगाना। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज क्या बात है, अभी आपने मेरे ख्याल में इतना ध्यान दिया नहीं होगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी लगाई तो भी मुझे एक सोशल ऑप्टिमम आंसर मिला, नेग्लिजेंस रूल भी लगाया, अभी देखो तब भी आपको एक सोशल ऑप्टिमम आंसर मिल रहा है। सोशल ऑप्टिमम लेवल आप अचीव कर पा रहे हो। सोशल ऑप्टिमम भाई सिर्फ एक नो लाइबिलिटी के अंदर ही तो नहीं कर पा रहे थे, इसमें भी कर पा रहे हो एक्स स्टार। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या है, ये आपने क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो अब मैं इस वाले पार्ट में आपका कंपैरिजन करती हूँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड नेग्लिजेंस रूल के ऊपर। कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, आप प्लीज़ नोट्स भी बनाना साथ साथ, एंड नेग्लिजेंस। ओके
एफिशिएंट ड्यू केयर मेरी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर कितनी आ रही है, एक्स स्टार आ रही है। नेग्लिजेंस रूल के अंदर कितनी आ रही है, एक्स स्टार आ रही है। ना अब हम लोगों को यहाँ पे ना हम दोनों को किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं कि कौन सा में से कौन सा रूल बेटर रहता है। हम लोग ना देखेंगे कि भाई इन दोनों को ये देख, लाइबिलिटी को तो एडमिनिस्टर करेगा कौन, कोर्ट वगैरह। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन दोनों की किस तरीके से आ रही है, जिस रूल को लगाने की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सबसे कम होगी वो बेस्ट रूल है, राइट। तो हम अब इस एंगल से इन दोनों को देखते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का करूँगी एंड यहाँ पे मैं नेग्लिजेंस रूल का करूँगी। यहाँ पे आई टेक टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहली कॉस्ट मेरी क्या होगी, कॉस्ट पर केस। अगर कॉस्ट पर केस का बारे में देखा जाओ ना तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो भाई सीधा सीधा बात बोलता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मेरी सीधी सीधी बात बोलती है, इंजरर तेरी गलती है, पूरा फुल अप पे कर। तो इसको ना अगर एक कोई केस आएगा ना और इसमें फैक्ट चेकिंग इतनी करनी नहीं पड़ेगी, आप देख लोगे इंजरर की गलती है, फुल दो। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे हैं, एज तो ये चीपर है इसको एडमिनिस्टर करना। तो एज प्लेंटिफ नीड टू प्रूव कॉजेशन नॉट फॉल्ट, लेस फैक्ट फाइंडिंग। अभी मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर एक इंजरर आएगा, विक्टिम आएगा, कोर्ट में चले, जो विक्टिम है उसको ही तो हम प्लेंटिफ बोलेंगे, वही तो विक्टिम ही तो केस लेके जाएगा। बस उस विक्टिम को, उस प्लेंटिफ को इतना बताना है कि जो मुझे इंजरी हुई है, मैं विक्टिम, मुझे जो इंजरी हुई है उसका उसका कॉजेशन ये इंजरर था, ये डिफेंडेंट था। इतना मैंने प्रूफ कर दिया तो भाई केस मैं जीत जाऊंगी और मेरे इंजरर को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल अप्लाई हो जाएगा एंड उसको डैमेज पे अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इतनी फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, बस इतना सा मुझे प्रूफ करना है, कॉजेशन प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या है, नेग्लिजेंस रूल में मेरे को जाके सबसे पहले तो देखना है कि ड्यू केयर स्टैंडर्ड क्या है। फिर मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि हमारे डिफेंडेंट ने, इंजरर ने कितनी ड्यू केयर ली। फिर मैं देखूंगी कि कितना है। भाई इसमें देखो, आप खुद देखो कि यहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा एक तो कॉजेशन भी देखना है कि इंजरर कॉज कर रहा था एंड उसका फॉल्ट भी था। फॉल्ट यही तो होता है, अगर देखो एक्स ग्रेटर देन एक्स स्टार होता है, इवन दो एक्सीडेंट अगर करा, बट यहाँ पे इंजरर का हम फॉल्ट नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे भैया, नेग्लिजेंट रूल ये बोलेगा भैया उसने ठीक केयर लिया, अब हम उसको फॉल्ट ही नहीं मान सकते हैं। बट ये वाला केस आ जाएगा तो हम बोलेंगे अच्छा, ये कॉज भी था इस इंजरी का एंड ये फॉल्टी भी था, इसने पूरा प्रॉपर ये नेग्लिजेंट था यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो सिर्फ आपको प्रूफ करना है कॉजेशन, यहाँ पे फॉल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लेंटिफ को ना माथा पच्ची करनी पड़ेगी। एक तो पहले कॉजेशन प्रूफ करना है, नीड टू प्रूफ कि भैया ये इंजरी मेरे डिफेंडेंट के कारण हुई। सेकंड, उसको ये फॉल्ट भी प्रूफ करना पड़ेगा। एंड फॉल्ट मतलब ये कि इसने प्रॉपर ड्यू केयर नहीं ली, क्योंकि अगर ये इस तरीके से लेता, कॉज तो है इंजरी का, पर अगर कोर्ट्स ने ये रूल ये जजमेंट में बोला कि उसने तो एफिशिएंट ड्यू केयर लेवल से ऊपर ही केयर ली है, एक्चुअल केयर ली है, तो यहाँ पे आपका नहीं, तो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कॉस्ट पर केस ना बहुत ज़्यादा होता है। अब नंबर ऑफ़ सूट्स क्या हो, नंबर ऑफ़ सूट्स मतलब कितने सूट्स, यहाँ पे ना ज़्यादा नंबर ऑफ़ सूट्स फाइल हो जाते हैं, नंबर ऑफ, जहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉजेशन प्रूफ करना है, सूट्स फाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे बस क्योंकि एज विक्टिम, ये इसलिए होता है यहाँ पे एज विक्टिम विल विन इफ, बस उसने प्रूफ करना है कि कॉज है, कि इंजरर कॉज्ड हर इंजरी एंड सेकंड चीज़ उसको प्रूफ करनी है कि उसको जो डैमेज हुआ है ना वो ज़्यादा हुआ है कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग, मतलब उसको प्रूफ नहीं करना, उसके लिए जो डैमेज है, मतलब जो भी उसको डैमेज अवॉर्ड किए जाएंगे वो ज़्यादा होंगे उसके कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग सूट। मान लो आपको आपके स्कूटर, आपका एक साइकिल वाला आ रहा था, स्कूटर और साइकिल वाला आप दोनों में
टक्कर लग गई और आपका हैंडल टूट गया। अब आप उस साइकिल वाले पे केस करोगे तो आपका ज़्यादा कॉस्ट आएगी एज़ कम्पेयर टू भाई साइकिल रिपेयर शॉप पे जाओ, हैंडल चेंज करा लो, राइट। वहाँ 200 रुपये में हो जाएगा और केस लड़ाओगे तो हज़ारों रुपये लगेगा। तो ये भी देखो, अगर आपका डैमेज आपको अवॉर्ड लगता है कि डैमेज ज़्यादा कोर्ट अवॉर्ड कर देगी मेरी दैन ब्रिंगिंग द सूट, तो भैया ये केस कोर्ट में लेके चला जाएगा विक्टिम आपका, और उसको तो वैसे भी कॉजेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट्स के अंदर में केस ज़्यादा आ जाते हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बेस्ड जो अवॉर्ड किए जाते हैं डैमेजेस। यहाँ पे मेरा क्या होता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सूट्स ना कम हो जाते हैं, यही कि यहाँ पे देखो ज़्यादा फैक्ट फाइंडिंग होती है। तो फर्स्ट एक तो कॉजेशन प्रूफ करना पड़ेगा उसको, सेकंड ये बताना पड़ेगा भाई इंजरर का ही फॉल्ट था, थर्ड अब इधर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होता है, अगर इंजरर ने ड्यू केयर लेवल ले रखी होती है तो विक्टिम्स आर डेटर्ड। विक्टिम्स क्या हो जाते हैं, ये डेटर्ड हो जाते हैं टू फाइल केस, क्योंकि अब उनको पता है यार इंजरर ने तो ड्यू केयर लिया, मेरा कोई केस को मेरे को कोर्ट में ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट विल नॉट अवॉर्ड मी एनी डैमेजेस। तो यहाँ पे वैसी बस मेरे को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसलिए नंबर ऑफ सूट्स कम हो जाते हैं। अब ओवरऑल मैंने ये 2 केसेस देखे कि देखो कॉस्ट ऑफ केस इसका सस्ता था पर इसका महंगा था, नंबर ऑफ सूट्स इसमें तो ज़्यादा थे, मतलब ये तो कॉस्टली हुआ ना, यहाँ से एक तरीके से ये कॉस्टली हुआ, ये चीपर हुआ। तो भाई अगर दोनों एंगल से मुझे कुछ भी क्लियर विनर नहीं दिख रहा है, एक नज़रिए से देखा तो एक सस्ता है, दूसरे नज़रिए से देखा तो दूसरा सस्ता है। तो यहाँ पे बस यही कंक्लूजन निकलता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन अंडर 2 रूल्स ये आपका एम्बिग्युअस है। तो यहाँ पे जब एग्ज़ाम में अगर आए तो आपको कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल लगना चाहिए, नेग्लिजेंस रूल, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना, ये पूरा लिखना पड़ेगा कि हम इसको देखना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखोगे कॉस्ट पर केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल में कम होता है बिकॉज कम फैक्ट फाइंडिंग है, नेग्लिजेंस रूल में ज़्यादा होता है नंबर ऑफ सूट्स, बट बिकॉज ये इतना आसान है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर में सूट फाइल करना, तो नंबर ऑफ सूट्स बढ़ जाते हैं, इसके कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है। बट नेग्लिजेंस रूल में नंबर ऑफ सूट्स कम होते हैं बिकॉज यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, एंड फिर अगर ड्यू केयर लेवल भी लिया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप विन करोगे। ये तो देखो हमने जनरल से 2 से पॉइंटर लिए हैं, आप ना अदर फैक्टर्स भी देख सकते हो, 3 अदर फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट कर सकता है आपका, ये सब थ्योरी के बेसिस पे चल रहा है, जो आपका अफेक्ट कर सकता है चॉइस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड नेग्लिजेंस रूल। तो अब मैं आपको आप अपने पेन कॉपी में प्लीज़ लिखना, जितना मैंने ऊपर लिखा है ये भी लिखना है, आगे भी लिखना है, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बायलैटरल केयर मॉडल करा दूंगी। 3 अदर फैक्टर्स that affect choice between strict liability and negligence क्या है भैया यहाँ पे। फर्स्ट है मेरा एरर्स इन कैलकुलेटिंग। देखो भैया एक्स हैट वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इजी नहीं है। यहाँ पे तो हमने ऐसे कॉपी पेन में ऐसे ही लिख दिया, रियलिटी में उसको कैलकुलेट करने में एरर्स आ सकते हैं। कैलकुलेटिंग एक्स हैट, तो यहाँ इस कारण से अगर एक्स हैट ही आपने एरर है कैलकुलेट करने में, तो इसके कारण क्या होगा, इनएफिशिएंट केयर चॉइस ली जाएगी बाय इंजरर। और अगर मान लो अब देखो गलती हुई है, एरर हो रहा है आपका एक्स हैट में, अगर एक्स हैट आपने ज़्यादा रख लिया एफिशिएंट लेवल से, मतलब कि आपने अपना ड्यू केयर स्टैंडर्ड ज़्यादा रख लिया एफिशिएंट स्टैंडर्ड से, तो यहाँ पे आप टू मच केयर ले रहे हो, आप ज़्यादा ही परवाह कर रहे हो, टू मच केयर ले रहे हो, तो भैया आपकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपका एक्स हैट कम लेते हो एफिशिएंट लेवल से, तो आप यहाँ पे टू लिटिल केयर ले रहे हो। देखा, एक्स हैट ठीक से कैलकुलेट नहीं करा। ठीक से कैलकुलेट करने का मतलब यही तो हुआ कि आपका एक्स हैट अब डेविएट करेगा,
होना एक्स हैट इक्वल टू एक्स स्टार था, बिकॉज आपने ठीक से कैलकुलेट नहीं करा, ये दो डेविएशन आपके अराइज हो रही है। तो यहाँ पे टू लिटिल केयर ले रहे हो। पर ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये नेग्लिजेंस रूल की प्रॉब्लम है। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर में दिस प्रॉब्लम डज नॉट अराइज, नो सच प्रॉब्लम अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सेकेंड, errors in calculating amount of victims damages। गिवन, मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे पता है कि एक्स हैट इक्वल टू एक्स स्टार है। तो अगर आपने विक्टिम का डैमेज गलत कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पर भी इनएफिशिएंट केयर चॉइस होगी। यहाँ पे इनएफिशिएंट केयर चॉइस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल के अंदर में आ जाएगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल में आपकी इनएफिशिएंट केयर चॉइसेस आप लेने लगोगे। अभी मैं दिखाती हूँ, इनएफिशिएंट केयर चॉइस लेोगे। पर यहाँ पे नेग्लिजेंस रूल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेग्लिजेंस, अगर आप विक्टिम का डैमेज गलत भी कैलकुलेट करते हो तो नेग्लिजेंस रूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, यही वाला हमारा डायग्राम है। हम लोग हमारा देखो, अगर एक्स स्टार से नीचे मेरे को मिनिमाइज करना है इस वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट मेरा क्या है, एक्स प्लस पी एक्स एंड डी एक्स, एंड एक्स स्टार से इस तरफ, एक्स से इस तरफ में मेरे को मिनिमाइज करनी है इस पार्ट को। तो उसको ऐसे बना देते हो थोड़ा। मेरे को क्या मिनिमाइज करना है, ये, दैट इज नथिंग बट एक्स। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने पी एक्स डी एक्स गलत ले लिया, ये बढ़ा दिया, इसको आपने अगर एरर कर दिया तो ये वाला कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा कॉस्ट। मिनिमाइज तो आपका एक्स स्टार पे होगा, बट आपका ये वाला कर्व शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपने इसकी एक्सपेक्टेड डैमेज कम ले लिया तो ये कर्व इस तरीके से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनएफिशिएंट केयर चॉइसेस आपकी अराइज हो सकती है। डैमेजेस सेट हाई एंड लो, बट इंजरर तो कॉस्ट मिनिमाइज करेगा एक्स स्टार पर ही। देखो, ड्यू केयर मॉडल में एक्स स्टार पर ही आएगी। मैंने ये आपको ना नेग्लिजेंस रूल में आपको ये वाला डायग्राम आपको समझा रहा है कि देखो, ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, मतलब कि एरर आ जाए, इसके अंदर में एरर आ जाए, आपका ड्यू केयर स्टैंडर्ड हमेशा एक्स स्टार ही रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये प्रॉब्लम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आती है, वो इस डायग्राम से नहीं हो रहा। ये डायग्राम क्लियरली आपका जो है ये शो करता है कि नेग्लिजेंस रूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देख लो, अगर आपने टू हाई सेट कर दिया डैमेज तब भी आपका एक्स स्टार बन रहा है, टू लिटिल डैमेज सेट कर दिया तब भी एक्स स्टार बन रहा है। नेग्लिजेंस रूल में ही तो ये डायग्राम सीख कर आए हैं ना। अभी देखो ऊपर, नेग्लिजेंस रूल में ही तो ये डायग्राम सीख कर आए हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर स्टिक में लाइबिलिटी रूल में आता है। एंड थर्ड मेरा पॉइंट क्या होता है, गोल ऑफ कंपनसेटिंग विक्टिम। अगर आपका एम था कि आप कंपनसेट कर पाओ विक्टिम में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल में ये पॉसिबल हो पाता है, कंप्लिश हो पाता है। नेग्लिजेंस रूल में ये पार्ट नहीं हो पाती, गोल ऑफ कंपनसेटिंग विक्टिम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे डेटरेंस भी प्रमोट करता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी गोल, एंड कंपनसेशन भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पे आपके ट्विन गोल्स मीट हो पाते हैं, डेटरेंस एंड कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे हमने पूरा यूनिलैटरल केयर मॉडल समझा। तो मैं ब्रीफ दे देती हूँ, आप बहुत ही, आप एक बार इसको रीडिंग से पढ़ना, आपको सब समझ में आएगा। ब्रीफ में मैं आपको समझा देती हूँ। हमने यूनिलैटरल केयर मॉडल में एक्स प्लस, सबसे पहले सोशल देखा, सोशल ऑप्टिमम निकाला,
सोशल ऑप्टिमम कैसे निकाला, हमने मिनिमाइज कर दिया था x प्लस पी एक्स एंड डी एक्स, जो मेरा निकल कर आया था एक्स स्टार। फिर हमने एक्चुअल चॉइसेस देखी, केयर चॉइस देखी, जो बेस्ड थी ऑन मेरी लाइबिलिटी रूल, जिसमें मैंने 3 लाइबिलिटी रूल देखे। नो लाइबिलिटी रूल, जहाँ पे मेरा एक्स 0 जाता है, एंड फिर मैंने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल, जहाँ पे मैंने एक्स स्टार के बराबर हो जाता है, मतलब सोशल ऑप्टिमम रीच हो जाता है। एंड नेग्लिजेंस रूल देखा, जहाँ पर भी एक्स स्टार के बराबर होता है, सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ केयर हम अचीव कर पाते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज ये दोनों ही सोशल ऑप्टिमम लेवल दे रहे हैं, तो कौन सा बेटर है, उसके लिए हमने कंपैरिजन करा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड नेग्लिजेंस रूल के ऊपर ऑन 5 पैरामीटर्स, और जिनसे हमको पता लगता है कि एम्बिगुअस क्वेश्चन है कि विच वन इज़ बेटर। ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द रूल इज़ बेटर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और नेग्लिजेंस, ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ये अगर आप पैरामीटर्स को अलग अलग तरीके के पैरामीटर लो तो अलग अलग आंसर आता है। फर्स्ट पैरामीटर कॉस्ट पर केस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी चीप था, यह हमारा एक्सपेंसिव था। सेकंड हमने देखा कॉस्ट पर केस देखा था, एंड देन वी सॉ नंबर ऑफ सूट्स में इसमें हाई रहते हैं, इसमें कम रहते हैं। फिर हमने एरर इन कैलकुलेटिंग ड्यू केयर स्टैंडर्ड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमने देखा एरर इन कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड डैमेज, मतलब पी एक्स डी एक्स में, तो हमने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड देन हमने एम ऑफ कंपनसेटिंग विक्टिम वाला पैरामीटर देखा, उसमें बोला कि ये सही है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से 1 2 3 और बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आंसर आपका एम्बिगुअस रहेगा। इस तरीके से आपका मैंने पूरा यूनिलेटरल केयर मॉडल कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा बाईलेटरल केयर मॉडल। आप इसको रीडिंग से रीड करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।